चैप्टर 61। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने सुना कि एक रहस्यमयी आदमी पंखुड़ी के पास आया और जैसे ही वो चाकू से उस पर हमला करने वाला था, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब आगे सुनिए। आदित्य के दिल की धड़कन अजीब सी बेचैनी में बदल रही थी। कब से उससे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, पंखुड़ी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर एक स्टेप के साथ उसका डर और बढ़ रहा हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जैसे ही उसने पंखुड़ी के केबिन का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर था। एक काला कपड़े पहना हुआ आदमी, हाथ में तेज नुकीला चाकू लिए, पंखुड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हाई वोल्टेज आदित्य की आंखों में आग सी भड़क उठी। वो बिजली की रफ्तार से दौड़ा और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, जो पंखुड़ी के सीने में चाकू उतारने ही वाला था। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो रहस्यमयी आदमी दर्द से चीख पड़ा, छोड़ मुझे, छोड़। पर आदित्य ने अपनी आंखों में खून उतारकर उसे देखा और अपने दूसरे हाथ से इतनी जोरदार घूंसा मारा कि वो आदमी पीछे गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया। वो आदमी जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य ने उसकी कॉलर इतनी जोर से पकड़ ली कि वो वहीं फंस गया। इतनी हलचल सुनकर पंखुड़ी की नींद टूट गई। उसने देखा, सामने एक अजनबी आदमी, खून से लथपथ, और आदित्य उसे बार बार पीट रहा था। पंखुड़ी घबराकर चिल्लाई, आदित्य, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट, प्लीज। उसकी आवाज में डर और कांपना साफ झलक रहा था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो गुस्सा इतना भयानक था कि पंखुड़ी भी एक पल को चुप हो गई और डर से कांप उठी। आदित्य गरजते हुए बोला, बता, कौन है तू? किसके कहने पर आया था मेरी पंखुड़ी को मारने? फिर उसकी नज़र उस आदमी के हाथों पर गई। वही रेड और ब्लैक कलर का टैटू, वही टैटू जो उसने फोटो में देखा था। आदित्य की मुठियां और कस गईं। सो तू ही है वो कमीना जिसने शैंडिलियर काटा था? तेरे वजह से मेरी पंखुड़ी मरने वाली थी। उसने उस आदमी की हालत खराब कर दी थी। लेकिन तभी आदित्य ने देखा कि पंखुड़ी डर के मारे कांप रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने एक गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा कंट्रोल किया और तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला। फ़ोन उसने अपने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को कॉल किया, अभी के अभी अंदर आओ। कुछ ही सेकंड्स में उसके ट्रेन्ड बॉडीगार्ड अंदर आ गए। आदित्य ने गुस्से से उस आदमी को उनके तरफ धक्का देते हुए कहा, ले जाओ इसे, मुझे चाहिए हर एक डिटेल। किसने भेजा, क्यों भेजा, जो भी करना पड़े करो, बट आई वॉन्ट द ट्रूथ। बॉडीगार्ड स्मार्ट थे। उन्होंने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और बाहर ले गए। पंखुड़ी की नज़र नीचे गिरी जहां वो नुकीला चाकू पड़ा था। उसके हाथ कांप उठे। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर आदित्य कुछ सेकंड लेट हो जाता तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। उसने धीरे से आदित्य को देखा। आदित्य अब भी गुस्से में खड़ा था। उसकी आंखों में लालिमा और सांसें तेज चल रही थीं। पर पंखुड़ी ने साफ देखा, उस गुस्से के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए डर और प्यार था। दोस्तों, क्या आदित्य इस आदमी से सच निकलवा पाएगा? और कौन है वो रहस्यमयी औरत जो बार बार पंखुड़ी की जान लेने की कोशिश कर रही है? आदित्य ने जैसे ही पंखुड़ी की आंखों में देखा, उसने महसूस किया कि वो बुरी तरह कांप रही थी। उसका पूरा शरीर डर से हिल रहा था। वो फौरन उसके पास गया और उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। पंखुड़ी, काम डाउन। मैं हूं ना, तुम्हारा आदित्य। तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे पास हूं। पंखुड़ी ने उसकी शर्ट पकड़ ली। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। आदित्य ने उसे कसकर गले लगाया। उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थामकर कहा, शुश, डोंट क्राई। तुम्हारी धड़कन मुझे सबसे ज्यादा फील होती है और तुम्हारा डर मुझे तोड़कर रख देता है। धीरे धीरे पंखुड़ी रोते हुए बोली, आदित्य, क्या वो सच में मुझे मरने आया था? लेकिन क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो कोई मुझे क्यों मरना चाहेगा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य ने उन्हें अपने अंगूठे से पोंछा और गहरी आवाज में बोला, ये दुनिया बहुत खराब है पंखुड़ी, तुम और तुम्हारा दिल बहुत ही मासूम हो। यहाँ पर लोग बिना वजह लोगों की जान ले लेते हैं और तुम्हारी जान के लिए तो एक बहुत बड़ी वजह है। पंखुड़ी हैरान रह गई। उसने कांपते हुए कहा, मेरी जान के लिए वजह? आदित्य, आखिर मेरी वजह से कोई मुझे क्यों मरना चाहेगा? आदित्य ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, बिकॉज तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। तुम मेरी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो और जिसकी जान को हमेशा खतरा रहता है। उसके साथ जुड़ी हर एक चीज़ डेंजर में होती है। जैसे मेरी लाइफ हमेशा एक रिस्क पर चलती है, वैसे ही अब तुम भी इस दायरे में आए हो। पंखुड़ी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराकर कहा,
तुम्हारी लाइफ को हमेशा खतरा रहता है आदित्य, इसका मतलब तुम। उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों थे, लेकिन कहीं गहराई में एक छुपा हुआ प्यार और फिक्र भी झलक रही थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, हाँ, मेरी जान को तो हमेशा डेंजर रहता है, बट डोंट वरी, तुम्हारा आदित्य यानी तुम्हारा डेविल इतना स्ट्रांग है कि दुनिया का कोई भी पावर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, जिससे माहौल हल्का हो जाए। फिर आदित्य बोला, चलो अब तुम रेस्ट करो, तुम्हें रिकवर करना है, तुम्हें स्ट्रेंथ रिगेन करनी है। तुम जितनी जल्दी स्ट्रांग बनोगी उतना मुझे सुकून मिलेगा। पंखुड़ी धीरे धीरे लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी साफ झलक रहा था। आदित्य उसके बेड की तरफ से उठकर अपने सोफे पर जाने वाला था, तभी अचानक पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य मुड़ा और थोड़ी हैरानी से बोला, क्या हुआ पंखुड़ी? पंखुड़ी हल्का सा शर्माई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। उसने धीरे से हाथ खींचते हुए कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। आदित्य एक पल को चुप रहा, फिर उसने सब समझ लिया। वो उसके बगल में आकर लेट गया और पंखुड़ी को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसके माथे पर हल्की सी किस की और उसे ललबाई की तरह शांत करने लगा। सो जाओ बेबी, तुम्हारा डेविल तुम्हारे पास है। धीरे धीरे पंखुड़ी उसकी गर्माहट और प्यार में खोकर शांति महसूस करने लगी। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वो छोटे बच्चे की तरह सो गई। करीब आधे घंटे बाद आदित्य ने देखा कि अब पंखुड़ी गहरी नींद में है। उसकी आंखें अचानक बदल गईं, वो लाल चमक उठी, उसके चेहरे पर एक अलग ही शैतानी तेवर लौट आया। वो धीरे से उठा, बिना कोई आवाज किए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पंखुड़ी अब भी चैन से सो रही थी। आदित्य ने अपना फोन निकाला और धीरे से कॉल लगाया। फोन, राहुल, आई नीड यू, अभी। फोन के दूसरी तरफ से असिस्टेंट राहुल की आवाज आई। यस बॉस। आदित्य की नजरें तेज हो गईं। उस आदमी के बारे में मुझे 24 घंटे के अंदर सब कुछ चाहिए, जिसने मेरी पंखुड़ी को हट करने की हिम्मत की। मुझे उसका पास्ट, उसका प्लान, सब कुछ पता लगना चाहिए। अंडरस्टैंड? राहुल, समझ गया बॉस। कंसिडर इट डन। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर 61 पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल उस आदमी के राज खोल पाएगा? और क्या आदित्य को पता चल पाएगा कि असली दुश्मन कौन है जो उसकी पंखुड़ी के पीछे पड़ा है? जानने के लिए जुड़े रहिए। क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 62। हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आदित्य ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में लेकर सोने दिया और फिर खुद अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल लगाया। ए फ्लैट आगे सुनते हैं। आदित्य के कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। वो ठंडी हवा के साथ खड़ा था, हाथ की उंगलियां कसकर मुट्ठी में भींची हुई, आंखों में एक जलता हुआ ज्वालामुखी था। फोन, राहुल। फोन की दूसरी तरफ राहुल बोला, यस सर। आदित्य की आवाज धीमी मगर आग जैसी थी। वो आदमी, उससे तुम लोग डाक विला ले गए ना? वहां पर उसका हिसाब किताब शुरू हो गया होगा? राहुल बोला, जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसका खर्चा पानी भी शुरू हो गया है। वो आदमी अब ज्यादा टाइम चुप नहीं रह पाएगा। आदित्य की आंखों में हल्की सी टिल्टेड स्माइल आई। वो खिड़की से बाहर चांद को घूरते हुए बोला, उससे ऐसा टॉर्चर करो कि उसकी रूह भी याद रखे कि उसने आदित्य रॉय के साथ पंगा लिया था। उसकी जुबान से हर एक राज निकलवाना है। एंड राहुल, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एज यू से बॉस। कॉल कट गया। आदित्य की नज़र अब भी चांद पर थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। पंखुड़ी, जिसने तुम्हें हट करने की कोशिश की, उसके लिए अब दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। वो लगभग 1 घंटे तक वहीं खिड़की के पास खड़ा रहा, खुद को कंट्रोल करता रहा। फिर धीरे से पलटा और वापस बेड की तरफ गया। पंखुड़ी सो रही थी, लेकिन उसकी नींद में भी उसकी फिंगर्स आदित्य के हाथ को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे डर से उसे छोड़ना ही न चाहती हो। आदित्य लेटा और उसे अपने पास खींच लिया। पंखुड़ी ने नींद में ही उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों ऐसे लगे जैसे दो परिंदे जो तूफान के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनकर सो रहे हों। अगली सुबह आदित्य बेड पर बैठा हुआ था। उसके बाल हल्के बिखरे हुए, आंखें लाल, रात की जागरानी साफ झलक रही थी। उसके सामने पंखुड़ी मूड बनाकर बैठी थी, गाल फूले हुए, आंखों में नाराजगी। आदित्य ने उसे देखा और बोला, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? पंखुड़ी, जो खाना है चुपचाप खाओ और ओवर एक्टिंग बंद करो। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे ये सीधा सीधा डालिया नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए। तुम जाओ और मेरे लिए कुछ टेस्टी लेकर आओ। मुझे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तो अजीब सी स्मेल भी आती है। आदित्य का पेशेंस टूटने वाला था। उसने भौहें तररी और गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा नखरे।
एकदम छोटे बच्चे की तरह हर चीज पे जिद करती हो। ए फ्लैट, चुपचाप ये दलिया खाओ। आदित्य ने कटोरा उठाया और चम्मच में थोड़ा दलिया भरकर पंखुड़ी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में टिकी हुई थीं। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, मेरे कहने से ही होगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो। पंखुड़ी ने मन ही मन सोचा, यह डेविल तो मुझे ही खा जाएगा अगर मैं माना करती रही तो ऐब बेटर है कि डालियां ही खा लूं। उसने हल्का सा मुंह खोला। आदित्य ने झट से चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। पंखुड़ी ने बहुत क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशंस बनाए। गाल फूल गए, आंखें तिरछी हो गईं, जैसे कोई बच्चा जबरदस्ती सब्जी खा रहा हो। आदित्य उसे देख रहा था और उसके दिल में कुछ पिघल रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये लड़की अपने नखरों में भी कितनी प्यारी लगती है। अभी अगर मैं इसे किस कर लूं तो शायद ये और भी ज्यादा लाल हो जाएगी। उसकी नजरें बस पंखुड़ी पर टिकी थीं। हर एक बाइट के साथ उसका दिल उसके और करीब खींच रहा था। और दोस्तों, यही था चैप्टर 62 का खतरनाक क्यूट ट्विस्ट। आपको क्या लगता है, आदित्य अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा, या वो अपने दिल की बात पंखुड़ी के क्यूट नखरे देखकर खुद बोल बैठेगा? आदित्य का मन अभी भी बेचैन था। उसे डार्क विला जाना ही था, उस आदमी को मजा चखाने के लिए जिसने पंखुड़ी की जिंदगी खतरे में डाली थी। लेकिन आदित्य अपनी इनोसेंट गर्ल को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने सुबह सुबह ही पंखुड़ी के पापा और वर्षा जी को बुलवा लिया। कुछ ही देर में डोर नॉक नॉक, दरवाजा खुला और पंखुड़ी के पापा अंदर आए। उनके पीछे पीछे वर्षा जी भी थीं। जैसे ही वर्षा जी ने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। इतने बड़े हादसे के बाद वो पहली बार पंखुड़ी को देख रही थीं। मेरी बच्ची, मेरी जान, कहते हुए वर्षा जी तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। उनके गले लगाने में ममता भी थी, दर्द भी और ढेर सारा प्यार भी। वो बार बार पंखुड़ी के माथे, गाल और बालों को चूम रही थीं। पंखुड़ी हंसते हुए बोली, माँ बस करो, आपने तो मुझे पूरा झिल्ला दिया। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, सब लोग देख रहे हैं। वर्षा जी मुस्कुराई लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुझे खोने का डर ही मुझे अंदर से तोड़ गया था पंखुड़ी, अब मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। आदित्य एक साइड खड़ा होकर ये पूरा सीन देख रहा था। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ गई थी। फिर उसने धीरे से पंखुड़ी के पापा की तरफ देखा और बोला, पापा मुझे अभी थोड़ा अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा, वरना मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। प्लीज आप पंखुड़ी का ध्यान रखिए। पंखुड़ी के पापा हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए मुझे कभी परेशान महसूस ही नहीं होगा। तुम बेफिक्र जाओ, मैं और उसकी माँ यही हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, फिर प्यार भरी नजरों से पंखुड़ी को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छुपा जुनून और वादा साफ दिख रहा था। मैं जल्दी आता हूँ पंखुड़ी, टेक केयर। वो बाहर निकल गया। अब हॉस्पिटल के केबिन के अंदर सिर्फ आदमी, महिला, लड़की, पंखुड़ी, उसके पापा और उसकी माँ थे। वर्षा जी ने तुरंत उसके बाल सहलाए और पूछा, तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? डॉक्टर ने ठीक से चेक किया ना? पापा ने हंसते हुए कहा, अरे वर्षा, डॉक्टर से भी ज्यादा तू टेंशन करती है। देख, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा नखरे वाली जरूर हो गई है। पंखुड़ी ने मुंह बनाकर कहा, पापा मैं नखरे वाली नहीं हूं, आप दोनों मुझे बच्चा समझते हो। मैं अब बड़ी हो गई हूं। वर्षा जी हंस पड़ी, हाँ हाँ बड़ी हो गई है, फिर भी मेरी गोद में बैठ जा, तभी चैन मिलेगा। और तीनों कैबिन में बैठकर अपनी छोटी छोटी बातों और मस्ती में खो गए। माँ बाप की ममता और प्यार ने उस मोमेंट को एकदम फैमिली पैराडाइज बना दिया। जानने के लिए जुड़े रहिए क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब आदित्य डार्क विला पहुंचेगा तो वो उस आदमी के साथ क्या करेगा? और क्या पंखुड़ी हॉस्पिटल में सेफ रहेगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए जुड़े रहिए क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 63, जल और खून का खेल, अंतिम इशारा। हॉल की रोशनी जैसे खत्म हो गई थी। वहां कोई खिड़की नहीं, सिर्फ 4 दीवारें और एक सन्नाटा जो किसी की चीखों से टूट फूट रहा था। बीचों बीच बंधा एक आदमी झकझोर कर हंसता रोता, सिर्फ अंडरवियर में, उसका पूरा शरीर चोटों से बदला हुआ। सांसें तेज और दर्द की पुकारें बहुत दूर तक गूंज रही थीं। उसे बेड पर इस तरह बांधा गया था जैसे किसी ने उसकी इंसानियत भी बांध दी हो। दरवाजा खुला, चमकती चमड़ी की जूते की आवाज ने हवा काट दी। एक स्टाइलिश पर ठंडी हैंडसम सा आदमी अंदर आया, आंखों में आग, चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा अभिमान। वही था आदित्य। उसके साथ कुछ कड़े कठोर बॉडीगार्ड भी आए थे। उनके कदम पड़ते ही कमरे की हवा और घनी हो गई। आदित्य नजरों से उस आदमी पर गिरा। उसकी आंखों में जो जलन थी
उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक बुलंद खतरनाक वादा था। उसने आराम से चारों ओर देखा, फिर सामने रखी कुर्सी खींची और बैठ गया, जैसे किसी अफसोस की अदालत का जज। बताओ, आदित्य ने धीमे पर ठंडे शब्दों में कहा। किसके लिए काम कर रहे थे? किसने तुम्हें भेजा था? किसने झूमर काटवा कर वहां लगाया? उस आदमी की आंखें कांप उठीं। वो चीखें मारकर बोला, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज़ डर और पसीने में घुटती चली गई। आदित्य की आंखें और लाल हो आईं। वो उठकर पास गया। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। बॉडीगार्ड ने जली हुई पॉट से गर्म पानी उठाया और आदेश मिला, अब गर्म पानी डालो। गर्म पानी की धार उस बेबस आदमी पर गिरी। उसकी रीढ़ पर आग जैसी चुभन हुई। उसका शरीर सिकुड़ गया और चीखें और तेज हो गईं। दर्द ने उसके होठों तक के शब्द भी दबा दिए। आदित्य ने बैठे बैठे आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं, पर कोई दया नहीं झलकती। 1 घंटा तक वो तड़पा, दया की गुहार, अफसोस, बेबसी सब मिले हुए थे। फिर पानी के असर से चिल्लाकर थककर वो टूटते हुए बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ, पर बस टॉर्चर बंद कर दो। आदित्य ने तुरंत आदेश दिया, ठंडा पानी डालो। ठंडा पानी गिरा और आदमी कुछ पल के लिए रोक सा गया। उसकी हकलाई हुई आवाज ने नाम फूंका, तनीष्का। आदित्य के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर के ज्वालामुखी को हवा दे दी हो। उसका चेहरा और भी कठोर हो गया, आंखें अब पूरी तरह लाल। उस नाम ने उसके दिमाग में कहीं से दरवाजे खोल दिए, मानो किसी पुरानी खून से भरी कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ लिया गया हो। तनीष्का। आदित्य ने बार बार नाम का उच्चारण किया, हर अक्षर में बर्फीली आवाज और कर्कश गुनगुनाहट। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैंने तुम्हारे पिता को भी समझाया था, पर तुमने सुना नहीं, कहा और फिर जैसे टूटे हुए थरथराते आदमी की तरफ देखा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को अपनी भाषा में समझाऊंगा। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। अब कुछ और भी कठोर इंतजाम शुरू हो गए, पर उस एक नाम ने पूरा खेल बदल दिया था। आदित्य की धड़कनें तेज थीं, उसकी आवाज में अब मरते हुए आदमी की सांसों। आदित्य के कदमों और किसी बड़े षड्यंत्र की आहट से भर गया था। वो आदमी टूटकर, डर के मारे, आखिरकार कुछ और नाम भी फूंकने लगा, लेकिन हर नया नाम जैसे किसी और दलदल का दरवाज़ा खोल देता। आदित्य ने एक एक नाम सुनकर उन्हें अपने दिमाग में पन्ने की तरह पलटा, और फिर ठंडी, हरकतों भरी मुस्कान से कानाफूसी की, कल से सब बदल जाएगा। कमरे की दीवारें अब भी गवाह थीं, खून की सूखी रेखाएं, चीखें जो अभी भी हवा में तैर रही थीं, और एक आदमी जो अगली सजा का इंतजार कर रहा था। पर सबसे खतरनाक चीज थी, आदित्य के होठों पर वह स्थिर, बर्फीली मुस्कान, और उसकी आंखों में जो मौन वादा था, तनीष्का, तुम्हारी बारी अब आने वाली है। यहाँ कहानी रुकती है, पर सच अभी एक और मोड़ पर खड़ा है। कौन है तनीष्का? क्या वो सच में इस षड्यंत्र के पीछे है, या कोई और खेल चला गया है? अगला अध्याय बताएगा, पर अभी के लिए सिर्फ यही संकेत मिलते हैं कि आग अब बुझने वाली नहीं। चैप्टर 63, जल और खून का खेल। हॉल की रोशनी जैसे खत्म हो गई थी। वहां कोई खिड़की नहीं, सिर्फ 4 दीवारें और एक सन्नाटा जो किसी की चीखों से टूट फूट रहा था। बीचों बीच बंधा एक आदमी झकझोर कर हंसता रोता, सिर्फ अंडरवेयर में। उसका पूरा शरीर चोटों से बदला हुआ, सांसें तेज और दर्द की पुकारें बहुत दूर तक गूंज रही थीं। उसे बेड पर इस तरह बांधा गया था जैसे किसी ने उसकी इंसानियत भी बात दी हो। दरवाजा खुला, चमकती चमड़ी की जूते की आवाज ने हवा काट दी। एक स्टाइलिश पर ठंडी, हैंडसम सा आदमी अंदर आया, आंखों में आग, चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा अभिमान। वही था आदित्य। उसके साथ कुछ कड़े कठोर बॉडीगार्ड भी आए थे। उनके कदम पड़ते ही कमरे की हवा और घनी हो गई। आदित्य नजरों से उस आदमी पर गिरा। उसकी आंखों में जो जलन थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक बुलंद, खतरनाक वादा था। उसने आराम से चारों ओर देखा, फिर सामने रखी कुर्सी खींची और बैठ गया, जैसे किसी अफसोस की अदालत का जज। बताओ, आदित्य ने धीमे पर ठंडे शब्दों में कहा, किसके लिए काम कर रहे थे? किसने तुम्हें भेजा था? किसने बोलने पर तुमने झूमर गाटकर? उस आदमी की आंखें कांप उठी। वह चीखें मारकर बोला, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज डर और पसीने में घुटती चली गई। आदित्य की आंखें और लाल हो आई। वह उठकर पास गया। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। बॉडीगार्ड ने जली हुई पॉट से गर्म पानी उठाया और आदेश मिला, अब गर्म पानी डालो। गर्म पानी की धार उस बेबस आदमी पर गिरी।
उसकी रीढ़ पर आग जैसी चुभन हुई। उसका शरीर सिकुड़ गया और चीखें और तेज हो गईं। दर्द ने उसके होठों तक के शब्द भी दबा दिए। आदित्य ने बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज थीं, पर कोई दया नहीं झलकती। 1 घंटा तक वह तड़पा। दया की गुहार, अफसोस, बेबसी सब मिले हुए थे। फिर पानी के असर से चिल्लाकर थक कर वह टूटते हुए बोला, ठीक है, मैं बताता हूं, पर बस टॉर्चर बंद कर दो। आदित्य ने तुरंत आदेश दिया, ठंडा पानी डालो। ठंडा पानी गिरा और आदमी कुछ पल के लिए रोक सा गया। उसकी हकलाई हुई आवाज ने नाम फूंका, ठीक, तनिष्का। आदित्य के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर के ज्वालामुखी को हवा दे दी हो। उसका चेहरा और भी कठोर हो गया, आंखें अब पूरी तरह लाल। उस नाम ने उसके दिमाग में कहीं से दरवाजे खोल दिए, मानो किसी पुरानी खून से भरी कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ लिया गया हो। तनिष्का? आदित्य ने बार बार नाम का उच्चारण किया, हर अक्षर में बर्फीली आवाज और कर्कश गुनगुनाहट। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैंने तुम्हारे पिता को भी समझाया था, पर तुमने सुना नहीं, कहा और फिर जैसे टूटे हुए थरथराते आदमी की तरफ देखा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को अपनी भाषा में समझाऊंगा। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। अब कुछ और भी कठोर इंतजाम शुरू हो गए, पर उस एक नाम ने पूरा खेल बदल दिया था। आदित्य की धड़कनें तेज थीं, उसकी आवाज में अब सिर्फ सजा का ठोस इरादा था। कमरे में जो सन्नाटा था, वो अब मरते हुए आदमी की सांसों, आदित्य के कदमों और किसी बड़े षड्यंत्र की आहट से भर गया था। वो आदमी टूटकर, डर के मारे, आखिरकार कुछ और नाम भी फूंकने लगा, लेकिन हर नया नाम जैसे किसी और दलदल का दरवाजा खोल देता। आदित्य ने एक एक नाम सुनकर उन्हें अपने दिमाग में पन्ने की तरह पलटा और फिर ठंडी, हरकतों भरी मुस्कान से कानाफूसी की। कन से सब बदल जाएगा। कमरे की दीवारें अब भी गवाह थीं, खून की सूखी रेखाएं, चीखें जो अभी भी हवा में तैर रही थीं, और एक आदमी जो अगली सजा का इंतजार कर रहा था। पर सबसे खतरनाक चीज थी आदित्य के होठों पर वह स्थिर, बर्फीली मुस्कान और उसकी आंखों में जो मौन वादा था। तनिष्का, तुम्हारी बारी अब आने वाली है। यहां कहानी रुकती है, पर सच अभी एक और मोड़ पर खड़ा है। कौन है तनिष्का? क्या वह सच में इस षड्यंत्र के पीछे है, या कोई और खेल चला गया है? अगला अध्याय बताएगा, पर अभी के लिए सिर्फ यही संकेत मिलते हैं कि आग अब बुझने वाली नहीं। चैप्टर 63, जल और खून का खेल, जाने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूअल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। 64, आग का फैसला, द जजमेंट नाइट। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आदित्य ने झूमर गिराने के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम पकड़ लिया था, और वो नाम किसी ने छुपाकर रखा नहीं था, वही तनिष्का राठौर। पर असल खेल अभी शुरू ही हुआ था। सीन शिफ्ट, रात का समय, एक पुराना सा हवेली जैसा घर, अंदर की कमरों में बिजली धीमी, पर दिलों में तूफान। एक बूढ़ा आदमी, लगभग 50 के करीब, पसीने से तर, अपनी बेटी को डांट रहा था। उसकी आवाज में घबराहट थी, हाथ कपा रहे थे। कहा था ना, वो फुफकारता, आदित्य रॉय से पंगा मत लेना। और लिया भी तो वापस उस हत्यारे को तुरंत क्यों भेज दिया? तुम्हें अंदाजा नहीं है आदित्य कितना खतरनाक है। अब वही आदमी पकड़ा गया और हमारी सारे काम धंधे भी खत्म हो जाएंगे। बेटी की आंखों में डर था। उसने पापा को देखा और बोली, पापा, मुझे भी डर लग रहा है, हमें अब सुरक्षित रहना चाहिए। बूढ़ा आदमी दफ्तर की तिजोरी खोलता है, पैसे, सोना, जेवरात निकालकर उन्हें जल्दी जल्दी बैग में भरने लगता है, जैसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं। गेट के पास तक पहुंचते ही अचानक कुछ अजीब होता है। का लॉक टूट फूट कर गिर जाता है, धार की आवाज और दोनों का संतुलन बिगड़ता। वही सामने खड़े थे एक टॉल, हैंडसम, पर आंखों में काली ठंडक, और उसके आगे लिखा एक चेतावनी जैसा दृष्टिकोण। यही वह पल था जब वो आदमी जिसकी जिंदगी में रुतबा, दौलत सब थे, मौत के सामने कांप उठा। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर अब पीछे हटने की जगह नहीं बची थी। लड़की, हाय, वो लड़की बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगी, मैं तुम्हें सब दूंगी, बस पंखुड़ी से दूर रहो। उसकी दलील में सिसकियां थीं, पर सामने खड़ा आदमी न ठहर रहा था न पिघल रहा था। और कोई नहीं, हमारा हीरो आदित्य था,
एकदम साइलेंट, पर प्रेजेंस इतनी भारी कि हवा ठहर गई। उसने बिना किसी ड्रामा के उस बूढ़े आदमी को उठाया, कॉलर पकड़कर सामने खड़ा किया और शांत पर सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी पंखुड़ी की जिंदगी से खेल खेला। बूढ़ा आदमी बुरी तरह घबरा गया, पर आदित्य अब नरम नहीं था। उसने कहा, तुमने सिर्फ अपना बिजनेस नहीं चलाया, तुमने किसी की जान पर खेल खेला। अब उसका हिसाब चुकाओगे। बॉडीगार्ड्स ने तेजी से काम लिया। उस पिता पुत्री की जोड़ी को बांध दिया गया। आग उठी, एक गहरी सुलगती लपट आदित्य के बॉडीगार्ड में सारे हवेली में आग लगा दी थी। दोनों पिता और पुत्री दर्द से चिल्लाने और बुलबुलाने लगे। हवेली में एक समय पर जोर जोर से चीखे जैसे कोई अपनी जान की भीख मांग रहा हो और तेज रोशनी फैल गई। आदित्य बाहर खड़ा था, आंखों में आग जैसी ठंडक, मुस्कान में वो कड़क इरादा। जो मेरी पंखुड़ी को चोट पहुंचाए उसे मौत मिलेगी, उसने कहा। यह सिर्फ धमकी नहीं, वार्निंग है। दोस्तों, कहानी यहीं थम नहीं रही। आग के भीतर सच की परतें खुलने वाली थीं। किसने किसे इस्तेमाल किया? तनिष्का का क्या रोल था? सिर्फ ऑर्डर देने वाली, या उसके पीछे और एक बड़ा नेटवर्क भी है? और क्या इससे आदित्य का बदला पूरा हो गया, या यही शुरुआत है किसी और युद्ध की? जाने के लिए जुड़े रही द क्रूअल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 65, दिल की बेचैनी और प्यार का सुकून। अब तक आपने देखा कि आदित्य ने उन सब को उनकी सजा दे दी जो पंखुड़ी की जान लेने के पीछे थे। उसका गुस्सा और आग थोड़ी देर के लिए शांत हुई थी, पर उसका दिल, उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ पंखुड़ी के पास आने के लिए बेताब था। सीन ओपन होता है। आदित्य अपनी लग्जरी कार में बैठा है। गहरे काले शेड्स उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली और स्टीयरिंग पर कसकर हाथ मारा। उसके अंदर की आग अब भी जल रही थी, पर उसे कंट्रोल करना आना था। कार धीरे धीरे हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। डोर ओपन होता है और आदित्य लंबी लंबी कदमों से अंदर की तरफ बढ़ता है। उसका दिल बेचैन था। बहुत देर से वो अपनी प्रिंसेस से दूर था। जैसे ही वह पंखुड़ी के कैबिन में पहुंचा और डोर खोला, उसकी नजर सीधे उस पर पड़ी। पंखुड़ी सपनों में खोई हुई, जैसे किसी फेरी टेल की प्रिंसेस हो। उसकी मासूम सी सूरत देखकर आदित्य की सारी बेचैनी थम गई। उसका चेहरा नरम हो गया। वो कुछ देर तक बस खड़ा रहा, एक तक उसे निहारते हुए। फिर हल्की सांस लेकर उसने कमरे में इधर उधर देखा। सोफे पर वर्षा जी और पंखुड़ी के पापा बैठे थे, पर गहरी नींद में। वो धीरे से आगे बढ़ा और बोला, पापा, ये आप कब से यहां बैठे हैं? कमर में दर्द हो जाएगा। आप ऐसे कैसे सो गए? पंखुड़ी के पापा हल्की मुस्कान के साथ उठे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। आदित्य ने तुरंत अपना फोन निकाला और ड्राइवर को कॉल लगाया। घर का बना हुआ खाना लेकर आओ, 2 सिंपल प्लेट्स और 2 प्लेन डाइट प्लेट्स। कुछ देर बाद नॉक नॉक की आवाज हुई। ड्राइवर दरवाजे पर टिफिन लेकर खड़ा था। आदित्य ने टिफिन लिया, उसे टेबल पर रखा और कहा, पापा, आप दोनों खाना खा लीजिए। मुझे पता है आपने अब तक कुछ नहीं खाया। वर्षा जी धीरे से मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, मैं पंखुड़ी को खिला दूं? आदित्य ने उनकी आंखों में देखकर कहा, नहीं मम्मी, मैं खिला दूंगा, आप आराम से खाना खाइए। फिर वो पंखुड़ी के पास गया, धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, उठो प्रिंसेस, खाना ठंडा हो जाएगा। पंखुड़ी नींद में बुदबुदाई, मम्मी 5 मिनट और सोने दो। आदित्य हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं, जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हारा खाना मैं खा जाऊंगा। पंखुड़ी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा आदित्य था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। आदित्य ने टेबल से प्लेन खाना उठाया और उसके सामने रखा। चलो, अब नखरे नहीं, खाना खाओ। पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, यह कैसा खाना है, बोरिंग। पर फिर भी बिना और ड्रामा किए उसने चम्मच उठाया और धीरे धीरे खाने लगी। उसकी क्यूट क्यूट शक्ल देखकर आदित्य की आंखें नरम पड़ गईं। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये नखरे न करे तो शायद ये मेरी पंखुड़ी ही न लगे। वो खुद भी दूसरी बोल उठाता है और उसी बेड पर बैठकर खाने लगता है। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे,
पर दिल से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वर्षा जी और पंखुड़ी के पापा दूर बैठे ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके दिल ने मान लिया था कि अब उनकी बेटी का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा प्रोटेक्टर और सबसे गहरा प्यार यही आदित्य है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आदित्य और पंखुड़ी की इस मोहब्बत में आगे क्या नया मोड़ आएगा? क्या उनका प्यार और मजबूत होगा या फिर दुश्मनों का कोई नया खेल सामने आएगा? ... ने के लिए जुड़े रहिए। The cruel billionaire love innocent girl. हेलो मेरे प्यारे क्यूट लिसनर्स, मुझे पूरा अंदाजा है कि आपको पंखुड़ी की इनोसेंस जरूर पसंद आई होगी। दिस टाइम मैंने आपके लिए एक न्यू स्टाइल वॉइस ऑडियो बनाया है, तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, आगे मैं कौन सी सिचुएशन और ट्विस्ट लाऊं ये भी मुझे जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे नेक्स्ट चैप्टर लाने की एनर्जी देता है। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं, खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में हम